नालंदा विश्वविद्यालय आज वर्तमान में कहां पर देखने को मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है। बिहार, जिसका पहले नाम था मगध, वहां पर देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन की बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो लोकेशन इसकी है राजगिरा से कुछ दूरी पर। राजगिरा क्या थी? राजगिरा मगध की राजधानी रहा था मौर्य काल में। काफी समय तक राजगिरा राजधानी रहा था, ठीक है। तो वहां से बस कुछ दूरी पर स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रहा था, जो कब बनाया गया था? ये 427 ईसा पूर्व में बनाया था। विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमार गुप्त एक नाम करके एक राजा थे, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने बनाया था। गुप्त वंश के शासक 427 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था, बिहार में स्थित है। ये भी विश्व का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय, जहां पर सबसे पहले बच्चों को हॉस्टल दिया था रहने के लिए। आवासीय विश्वविद्यालय, हॉस्टल रहने के लिए बच्चों को दिया गया था। यहाँ पर अभी जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी, कितनी थी? 20,000 बच्चों की स्ट्रेंथ थी। यहाँ पर 20,000 बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 1600 से ज्यादा टीचर यहाँ पर भी थे, आचार्य रखे हुए थे, आचार्य थे। अच्छा, यहां पर सिर्फ किस पे फोकस किया जाता था? यहां पर पढ़ाई का फोकस सिर्फ किया जाता था आपका बौद्ध ग्रंथों के ऊपर, सिर्फ बौद्ध ग्रंथों के ऊपर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो चीजें पढ़ाई जाती थी, बौद्ध से संबंधित सारी चीजें यहां पर पढ़ाई जाती थी। यहां पर भी वही चीजें, कौन से? आपका चिकित्सालय आपको करना है, ठीक है। औषधि का ज्ञान आपको दिया जाता था, भूगोल का ज्ञान, गणित का ज्ञान, अंतरिक्ष का ज्ञान, भूगोल और आपका जो विज्ञान का ज्ञान है, सब कुछ यही विश्वविद्यालय में दिया जाता था। यहां पर भी बच्चों को एक टेस्ट देना पड़ता था। यहाँ पर भी बच्चों को दूर दूर से आना पड़ता था। तिब्बत से आना हुआ, चीन से आना हुआ, इंग्लैंड आपका इंडोनेशिया से आना हुआ, ठीक है। इंडोनेशिया से और फिर ये सिंगापुर से आना हुआ, या इन सब जगहों से आना पड़ता था। और यहाँ पे टेस्ट देना पड़ता था बकायदा। टेस्ट इतना हार्ड होता था कि 10 बच्चे अगर टेस्ट दे रहे उसमें से 3 पास होते थे बस। ये इनका रेशियो होता था, अनुपात होता था कि 10 बच्चे आ रहे, 10 में से सिर्फ 3 पास होते थे, 7 निकल जाते थे। यहाँ पर 7 निकल जाते थे, 3 को रखा जाता था सिर्फ। और पढ़ाई के लिए आचार्य 1600 आचार्य रखे होते, जो कि मेनली क्या पढ़ाते थे? बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जितने भी सारे आपके पांडुलिपि सारी पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर जो पांडुलिपि होती थी जिससे पढ़ाया जाता था, वो लकड़ की होती थी। उस समय भाई कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग लकड़ी पर लिखते थे और लकड़ी पर ही बच्चों को सिखाया जाता था, ठीक है। यहाँ 3 राजाओं ने अपना काम किया। पहले राजा ने, कुमारगुप्त ने यहाँ पर पहली मंजिल बनाई। एक दूसरा राजा है जिसका नाम आपका हर्षवर्धन, उसने दूसरी मंजिल बनाई। एक तीसरा राजा था जो बंगाल का राजा, उसने तीसरी मंजिल बनवाई। ऐसे 3 राजाओं ने पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल बनवाई थी, 3 राजाओं ने। लेकिन मेन श्रेय कुमारगुप्त हो जाता है। 3 मंजिला थी आपकी नालंदा विश्वविद्यालय, और सारे स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट रूम रखा गया था। अच्छा, वहां पर लाइटिंग का सिस्टम भी था। अब तुम पूछो लाइटिंग, ये CFL वाली लाइटिंग नहीं थी, दिया हर कमरे के अंदर दिया लगा हुआ था, हर कमरे के बाहर कुआं लगा हुआ था, ताकि बच्चे क्लास के बाहर ये ना बोलते सर पानी पीने जाए। कमरे के बाहर ही लगा हुआ था, हर क्लासरूम के बाहर बिल्कुल कुआं लगा हुआ था, कि बस सामने कुआं था। और जिस कमरे में आप सोते थे वहां पर भी कुआं था, बिल्कुल कमरे के बाहर ही कुआं था। टीचर्स का रूम अलग था, बच्चों का रूम अलग था, एक एक कमरा अलग अलग दिया होता, सबको अलग अलग दिया हुआ था, और सब वहां पर रहते थे। मैंने बोला 20,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, 20,000 से ज्यादा। कम संख्या नहीं, कमरों की संख्या तो बहुत ज्यादा थी। 3 मंजिला था। यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई के लिए एकांतवास भी था, जहां पर बच्चा एकांत में पढ़ सकता था। लाइब्रेरी थी यहाँ पर 3 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख बुक थी। 90 लाख बुक थी, बहुत बड़ा आंकड़ा। 3 मंजिला लाइब्रेरी है और 90 लाख बुक्स है। 90 लाख से हमारा कितना साहित्य होगा यहाँ पर, जो हम जान सकते थे, हमारे भारत के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कितना कुछ जान सकते थे, ठीक है। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर एक कलंक अगर ना लगता, एक ग्रहण इस पे आकर ना लगता, तो कुछ ना होता। पर वो ग्रहण तो लगना होता, लाजमी है ग्रहण तो लगना ही सूर्य पे। तो यहाँ पर भी लगा ग्रहण। अब लगा क्या, सुनो भाई। भारत में तुम्हें पता ही है, पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी गद्दी पर बैठ जाता है। और मोहम्मद गोरी जब गद्दी पर बैठता है तो अपने हिसाब से शासन चलाता है। जब अपने हिसाब से शासन चलाता है तो मोहम्मद गोरी का एक कमांडर होता है, एक जनरल होता है सेना का, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये उसका क्या होता है? सेना का जनरल होता है। ये इसको बोलते हैं मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक बोलते हैं मेनली। भंजक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी लोग जो मूर्ति की पूजा करते थे, ये उनको मारता था, उनकी मूर्तियां तोड़ देता था, उनको समाप्त कर देता था। इसने पढ़ लिया होता कि मैं इस दुनिया से एक एक मूर्ति भंजक का नामो निशान मिटा दूंगा। खिलजी ने बनकर आता। जब ये भारत के अंदर एंटर करता है, उसके बाद इसको पता लगता है कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर मूर्ति पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या करने लगा, यही अभियान करने लगा। और जहां पर भी उसको लगता था कि यहाँ पर मूर्ति पूजा हो रही है, जाकर मारता, लोगों को मारता, मूर्तियां तोड़ देता। ये काम था इसका। एक समय ऐसा आ गया कि यहाँ भारत की जलवायु की वजह से ये बीमार पड़ गया।
भारत की जलवायु इसको मतलब इसको रास नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो गया, बीमार हो गया। जब ये बीमार हुआ तो इसने अपने जितने भी हकीम वैद्य डॉक्टर थे सबको अपने पास बुला लिया और सबसे इलाज करवाया, किसी से इलाज नहीं हो पाया इसका, ये ठीक नहीं हो पाया। जब नहीं ठीक हो पाया तो किसी ने, कि कोई एक यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ा था, उसने वहां से बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठे किए थे, सबूत इकट्ठे किए थे, यात्री आया था बस। तो जब यहां से बहुत चीजें पढ़कर निकला था तो पहुंच गया बख्तियार खिलजी के पास। तो वहां पर बताया बख्तियार खिलजी के सिपाहियों ने कि सर बीमार पड़े, आप मिल नहीं सकते, आपको मिलना तो आप एक काम करो बाद में आना। पर वो यात्री बोलने लगा मुझे मिलना ही है, मुझे बात करनी है उनसे। तो फिर उन्होंने जाके सिपाहियों ने बताया कि सर आपसे कोई मिलने आया, बाहर कोई यात्री है वो आपसे मिलना चाहता है। तो फिर बख्तियार खिलजी ने बोला ठीक है बुलाओ, कौन है। तो जब बख्तियार खिलजी उसके सामने बैठा तो बख्तियार खिलजी ने पूछा बताओ भी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों मिलना चाहते हो। तो उसने पूछा आपको लगता है आप बीमार हो। बोला हाँ बीमार हूं। तो ठीक कर देगा। सुना नहीं ठीक तो मैं नहीं कर सकता। तो डॉक्टर है, नहीं मैं डॉक्टर कैसे हो सकता हूँ। तो फिर क्या लेने आया। सुना मैं आपको बताता हूँ कि आपको ठीक कौन कर सकता है। मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे वेद लगा लिए पर आप ठीक नहीं हो पा रहे। तो बख्तियार खिलजी ने बोला हाँ नहीं हो पा रहा। तो तू ठीक करेगा। सुना नहीं मैं क्यों करूंगा, मैं बताता हूँ ना आपको तरीका क्या। सुनो बताओ क्या है। तो उस यात्री ने बताया कि सर अगर आप ठीक हो सकते हो सिर्फ एक ही जगह से ठीक हो सकते हो, और वह नालंदा विश्वविद्यालय के एक चिकित्सक आचार्य हैं, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो ठीक कर सकते हैं अगर आपको ठीक करना चाहें तो। क्योंकि मैं वहीं से निकला हूं, अभी मैं वहीं से पढ़कर आ रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पर ऑब्जर्व की, मैंने देखी है, जिसको देखने के बाद मुझे यह अंदाजा हो चुका कि भारत का जो चिकित्सा, जो औषधि विज्ञान है, यहाँ का चिकित्सा विज्ञान है, बहुत ज्यादा उन्नति कर चुका है, बहुत ज्यादा उन्नति कर चुका है, और वो आपको कुछ ही दिनों में ठीक कर देंगे। तो बख्तियार खिलजी ने बोला एक बात सुन, पहली बात तो मैं काफिरों से इलाज नहीं कराता, मैं मुस्लिम हूं और मैं काफिरों से कोई इलाज नहीं कराऊंगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात तूने ये बात बोल दी तो बच गया, बस मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो आज तो यहां तो नहीं इतनी बड़ी बात बोल दिया, नहीं तो तेरे को यही मार देता मगर मेरी तबीयत ठीक होती तो। ये बात बोली उसने। तो भाई यात्री बोल रहा सर मैं आपको ठीक करने का तरीका बता। तरीका तो अपने पास रख, मुझे तरीका नहीं सुनना, मुझे सिर्फ इतना बता कि ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता। पर एक बात सुन लियो, मैं काफिरों से दवा नहीं लूंगा, अगर ठीक कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे दवा नहीं खाऊंगा, ये ध्यान रखियो। मैं काफिरों की जड़ी बूटियां नहीं लूंगा, मैं उनके औषधि विज्ञान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ये ध्यान रखियो। अगर तू इलाज कराना चाहता तो करवा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं उनकी कोई दवाई नहीं खाऊंगा, इतना सा देख ले। अगर ये शर्त मानता है तो मैं इलाज करने के लिए तैयार हूं। तो यात्री ने बोला ठीक है मैं देखता हूं, बात करके देखता हूं अगर कुछ बात बनती है तो यात्री जाता है भाई नालंदा विश्वविद्यालय, वहां के जो सबसे बड़े चिकित्सा विज्ञान के जो आचार्य थे उनसे उनको बोलता है, उनका नाम था राहुल, श्री राहुल। उनको जाकर बोलते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर बाहर से एक जो बख्तियार खिलजी है मोहम्मद गोरी के जनरल सेना के, वो आए हुए हैं और वो बीमार है काफी दिनों से, उन्होंने अपने सारे हकीम वेद लगा लिए पर वो ठीक नहीं हो पा रहे, तो क्या आप उनको ठीक कर सकते हो। तो राहुल ने बोला ठीक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जड़ी बूटियां दूंगा, वो पिला दो उसको। तो यात्री ने बोला सर वो जड़ी बूटियां खाने से इनकार कर रहे, वो कह रहे मैं काफिरों से कोई जड़ी बूटियां खाऊंगा ही नहीं, मैं तो उनको बुरा मानता हूं। और मैं तो श्री राहुल ने बोला ठीक है भाई अब क्या करें फिर। यात्री ने बोला आप बताओ सर आपके पास कोई तरीका है। तो फिर राहुल ने बोला ठीक है काम करता हूं, पहले मुझे चेक करने दो कि उनको हुआ क्या, पहले मुझे उनके पास लेके चलो। तो जब बख्तियार खिलजी के पास लेकर गया तो उसने श्री राहुल ने उनकी तबियत देखी, उन्होंने बताया इनकी तबियत तो खराब है, इनकी तबियत तो बिल्कुल डाउन पड़ी है। तो अब मनी मन राहुल सोच रहा है कि इसको जड़ी बूटियां दे भी नहीं सकता क्योंकि इसने मना किया हुआ है, शर्त इसकी है, अब इसको कैसे दो जड़ी बूटियां, देनी तो पड़ेगी, बिना जड़ी बूटी के ठीक नहीं हो सकता। तो उस श्री राहुल जी ने क्या करा, उनको बख्तियार खिलजी को कुरान दी और बोला कि ये पढ़ो। तो बख्तियार खिलजी ने बोला तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, मैं एक मुस्लिम हूं, तू सोच मैंने कितनी बार कुरान पढ़ी होगी। तो श्री राहुल बोलता हाँ मुझे पता था आपने बहुत बार पढ़ी होगी, तो क्यों मुझे दे रहा है। तो श्री राहुल ने बोला मैं बताता हूं आपको, आपने जो कुरान पढ़ी थी वो अलग थी, मैं जो दे रहा हूं इसमें कुछ अलग चीज है, आप इसको पढ़ो, अगर आप ना ठीक हुए तो मुझे पकड़ लेना आप तीसरे दिन। ठीक है यार, ऐसे कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, देखते एक बार ट्राई करके। तो उसने बख्तियार खिलजी ने बोला देख बेटा इतने कॉन्फिडेंस से बोल तो रहा है, अगर ठीक नहीं हुआ ना तेरी कंधे पे ये तेरा सर नहीं रहेगा, ध्यान रखियो। तो श्री राहुल ने बोला अरे देखो आप एक बार, देखो आप अगर ना ठीक हुए मुझे पकड़ लेना तीसरे दिन। बोला ठीक है भाई साहब, कुरान पढ़ता गया, कुरान पढ़ता गया, तीसरे चौथे दिन उसको भाई दिखने लगा, भाई असर दिखने लगा, वो ठीक होता गया, हफ्ते ली ठीक हो गया, 2-3 हफ्ते पड़ी ठीक होने लगा, और एक समय ऐसा आया 1 महीने के अंदर अंदर वो ठीक हो गया। तो ठीक हुआ, अब उसके दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यार मैं ठीक हुआ कैसे, कुरान की वजह से तो मैं ठीक नहीं हो सकता क्योंकि कुरान में बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, तो कुरान का तो कारण हो नहीं सकता। तो उसने अपने सिपाहियों को बुलाया, उसको बोला सिपाहियों को देखो इस किताब पे कुछ लगा तो नहीं है, चेक करो कहीं इसी से तो कुछ नहीं हुआ, मुझे चेक करो कुरान में है क्या। तो चेक किया गया, तो उसके सिपाहियों ने चेक करके बताया कि सर हाँ बिल्कुल इसमें मिला हुआ है, जो कुरान आपको दी गई है उस कुरान के पन्नों पर जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, और जब आप पन्ने ऐसे पढ़ते पलटते थे ना तो वो जो जड़ी बूटियां आपके जीभ के अंदर, शरीर के अंदर चली गई जीभ के सहारे, तब उसको पता लगा ये कर दिया ना, देखो सबसे बड़ी समस्या, मैंने उसको बोला था ना तोड़ दी शर्त मेरी। एक काम करो राहुल रहता कहाँ है, सर नालंदा रहता है,
उठाओ सारे घोड़े उठाओ, अभी चलते हैं, अभी बताएंगे शेर राहुल को। अब सारे के सारे जितने भी अपने पूरे के पूरे सैनिक थे सबको लेकर, सिपाहियों को लेकर भाई साहब कहां पहुंच जाते हैं, नालंदा पहुंच जाते हैं। नालंदा एक शाम पहुंच जाते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर जाकर गेट खोलते हैं, धक्का मारते हैं, गेट को लाते मारते हैं, गेट खोलते हैं और गेट खोलकर अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं कि लोग बाहर ना भाग पाए। जैसे ही नालंदा के अंदर घुसते हैं पहले पकड़ पकड़ के सबको मारना शुरू करते हैं। पहले पूछते हैं राहुल को ला, राहुल कहां है, श्री राहुल कहां है, पकड़ो उसको। तो देखा गया, चारों तरफ देखा गया तो श्री राहुल मिला, मार दिया सरेआम उसको। जितने भी आचार्य थे सबको मार दिया गया, जितने भी आचार्य थे, 1600 से ज्यादा आचार्य थे, सबको मार दिया गया, सबको। ऊपर से 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट थे, हत्या कर दी उनकी सरेआम, ऐसे ही काट दिया, खून की नदियां बहा दी बिल्कुल। 20,000 से ज्यादा यहाँ पर मार दिए, स्टूडेंट्स मार दिए, और सारे के सारे 1600 से ज्यादा आचार्य थे वो मार दिए, सिर्फ एक गलती की वजह से कि श्री राहुल ने इसकी तबियत को ठीक कर दिया। और ये नहीं चाहता था कि काफिरों से क्या ले, जड़ी बूटियां ले, क्योंकि काफिरों को कमतर समझता है, बहुत कमतर का समझता है अपने से। अब काफिरों की दवा से ठीक हो रहा है, इसको गुस्सा आया, फिर इसने जाके नालंदा में आगजनी कर दी, वहां के लोगों को मारा, ठीक है, आग लगा दी। आखिर में जाते जाते इसको बताया गया सिपाहियों के द्वारा कि सर यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो बख्तियार खिलजी ने बोला कितनी लंबी है, सुल्ला सर 3 मंजिला। सुल्ला एक काम करो, आग लगा दो, लाइब्रेरी फूक दो। 90 लाख बुक्स को फूक दिया गया, 90 लाख बुक को, पूरे नालंदा को फूक दिया गया, पूरे नालंदा में आग लगा देगी। जब पूरे नालंदा में आग लगा देगी, कहते हैं ये नालंदा पूरे 3 महीने तक जलता रहा, यहां से आग निकलती रही, धूं धूं करके जलता रहा। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बोल दिया, जो यहाँ पर बुक्स थी वो पांडुलिपि पर, हाथ से लिखी गई पांडुलिपि पर लिखी थी बुक्स। अब आग को जब लकड़ी टच करेगी तो भाई आग तो बढ़नी है। तो जब 90 लाख बुक्स है, सोचो कितनी लकड़ी थी, वो जल गई। 3 महीने तक वो आग जलती रही ऐसे कैसे नालंदा विश्वविद्यालय में, और आखिरकार ऐसा समय आया जब नालंदा पूरा खत्म हो चुका था। काफी समय तक मैं बताता हूं, काफी समय तक तो हम इसके इतिहास को भूल चुके थे, क्योंकि अब हमारे देश में वो मुगल आ चुके थे, काफी समय तक हम भूल चुके थे। लेकिन बाद में जब हमारे देश में अंग्रेज आए और अंग्रेजों की जब जिज्ञासा बढ़ी कि हमें भारत के बारे में जानना है, हमें जानना है भी भारत में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं होता, तो जब 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने जानना चाहा, तो 19वीं शताब्दी में एक जो आपके यात्री थे, मतलब यात्री कह सकते हैं, उसका नाम है फ्रांसीसी बुकानन, उसका नाम है फ्रांसीसी बुकानन। वो यहां पर आते हैं और पहली बार आकर नालंदा की खोज करते हैं, थोड़े बहुत अवशेष लेकर जाते हैं, पर इतनी बड़ी खोज नहीं कर पाते। आखिर में फिर एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का, मैंने पहले बोल दिया था, भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला गवर्नर जनरल कनिंघम आया, और कनिंघम ने आकर नालंदा विश्वविद्यालय की खोज करी और दुनिया को आकर बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला के बाद, जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, टेस्ट लिया जाता था और रहने के लिए आवास यानी हॉस्टल भी दिया जाता था। और 90 लाख बुक्स थी यहां पर, जिसको फूक दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ये कनिंघम ने ही आकर हमें बताया फिर। और फिर अभी हमारे किसने किया, प्रधानमंत्री जी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जो फूक चुका था उसको दोबारा रिक्रिएट करवाया, उसको दोबारा से बनवाया, 300 से ज्यादा कमरे बनवाए उसके अंदर, और हर चीज की पढ़ाई आपको देखने को मिलेगी वहां पर। अब हमारे प्रधानमंत्री ने उसका क्या किया, जाकर उद्घाटन किया, बिहार में जाकर नालंदा में किया।